एक कंपनी जिसकी वैल्यू कभी हजारों करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी थी, के प्रोडक्ट इंडिया के लगभग हर कॉलेज स्टूडेंट के पास होते थे और जिसका फाउंडर शार्क टैंक का एक बहुत फेमस जज था। लेकिन 2022 के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी कंपनी की ही डायरेक्शन बदल दी। आईपीओ, जो इस कंपनी का सबसे बड़ा सपना था, अचानक ही उसे पोस्टपोन करना पड़ गया। कंपटीशन पहले से 10 गुना ज्यादा डेंजरस हो गया और मार्केट में एक सवाल घूमने लगा, क्या बोट खत्म हो रही है? लेकिन रुको, कहानी यहाँ से शुरू होती है, क्योंकि सोशल मीडिया पे जो आप देख रहे हो वो सिर्फ आधा सच है। आज हम जानेंगे बोट की असली स्ट्रेटजी, कंपनी ने इतनी तेजी से ग्रो कैसे किया और फिर ऐसा क्या हुआ कि एक्सपर्ट भी इसके फ्यूचर को लेकर बुरा ही बोल रहे थे। चैप्टर 1, ये स्टोरी कहाँ से शुरू हुई। साल था 2016। इंडिया का ईडीओ मार्केट दो भागों में बटा हुआ था। एक तरफ एप्पल, JBL, काफी ऐसे प्रीमियम ब्रांड जिनके प्रोडक्ट हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था, और दूसरी तरफ सस्ते ईयरफोन्स जो 2-3 महीने में खराब हो जाते थे। आपने भी यूज किए होंगे। जब अमन गुप्ता ने ये चीज नोटिस की, प्रॉब्लम प्रोडक्ट की नहीं थी, प्रॉब्लम थी प्राइसिंग की। अगर कोई कंपनी प्रीमियम डिजाइन अच्छी प्राइस में, अच्छी क्वालिटी में दे दे तो मार्केट कैप्चर किया जा सकता है। इसी आइडिया से जन्म हुआ बोट का। लेकिन प्रोडक्ट बनाना आसान नहीं था और इंडिया का नंबर 1 ब्रांड बनना बिल्कुल नहीं, क्योंकि उस वक्त भी मार्केट में बड़े प्लेयर्स मौजूद थे। तो फिर बोट ने ऐसा क्या किया, इसके सिर्फ 5 से 6 साल में करोड़ों कस्टमर बन गए। बोट का मास्टर प्लान जिसने पूरे मार्केट को ही हिला दिया। अगर तुम ये सोच रहे हो कि बोट सिर्फ अच्छे ईयरबड्स, ईयरफोन बना के इतनी बड़ी कंपनी बन गई है, वो तुम गलत हो, क्योंकि बोट प्रोडक्ट नहीं, लाइफ स्टाइल सेल कर रही थी। और यही था अमन गुप्ता का डेंजरस मास्टर प्लान। चैप्टर 2, मार्केटिंग ने गेम कैसे बदल दिया। सोनी और JBL टीवी पे एड चलाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रहे थे। तब अमन गुप्ता ने अलग गेम खेला। टीवी नहीं, इंस्टाग्राम सेलिब्रिटी नहीं, कंटेंट क्रिएटर्स नहीं, सिर्फ ऑफलाइन स्टोर्स नहीं, अमेजोन और फ्लिपकार्ट। और धीरे धीरे हर इन्फ्लुएंसर के कान में बोट दिखने लगा, कॉलेज स्टूडेंट के हाथ में बोट दिखने लगा, हर जिम रील में बोट। कंपनी सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेच रही थी, उस जमाने में ट्रेंड का बहुत वो था, तो कंपनी ट्रेंड सेल कर रही थी, ट्रेंड क्रिएट कर रही थी। चैप्टर 3, पैसा बरसना शुरू हुआ। इनकी यही प्लानिंग बहुत सही काम कर गई। सेल्स रॉकेट की तरह बढ़ने लगी। कुछ ही सालों में बोट इंडिया की टॉप वायरलेस स्टूडियो में शामिल हो गया। इन्वेस्टर्स पैसा लगाने लगे, कंपनी की वैल्यू हजारों करोड़ तक पहुंच गई। फिर आई एक अनाउंसमेंट जो थी IPO की, जिसने इनके सारे कस्टमर्स को एक्साइटेड कर दिया। बोट IPO लाने वाली थी। सबको लगा अब अमन गुप्ता स्टॉक मार्केट में भी हिस्ट्री बना देंगे, लेकिन यहीं से कहानी पलट गई। चैप्टर 4, सब कुछ बदल गया। 2022 ग्लोबल मार्केट क्रैश मोड में था। इन्वेस्टर्स रिस्क कम लेना चाहते थे और इसी बीच बोट ने अपना IPO पोन कर दिया। इंटरनेट को हेडलाइन मिल गई, क्या बोट की ग्रोथ खत्म होने वाली है? लेकिन IPO डिले होना कोई खास प्रॉब्लम नहीं था। असली प्रॉब्लम अब शुरू होने वाली थी। मार्केट में एक नहीं, दो नहीं, ऐसे कई कॉम्पिटिटर्स बोट के सामने खड़े हो गए। नॉइज, बोल्ट, रियलमी, OnePlus, सब ने अपने प्रोडक्ट लॉन्च करना स्टार्ट कर दिया था और सारी कंपनियां एक ही कस्टमर बेस पे। और जब एक ही कस्टमर बेस पे इतनी सारी कंपनियां भागती हैं, तो जो कंपनी पहले से प्रॉफिट में थी उसका प्रॉफिट ही ऐसी की तैसी हो ही जाती है और यहीं से बोट का प्रॉफिट ग्राफ नीचे आने लगा। अब इसमें असली प्रॉब्लम प्रोडक्ट नहीं थी, तो बिजनेस करना था। तुम सोच रहे हो कि बोट के लिए सिर्फ कॉम्पिटिटर से लड़ना था, तो कहानी अभी बाकी है, क्योंकि बिजनेस में कंपनी तब तक नहीं हारती जब कॉम्पिटिटर अच्छा प्रोडक्ट ना बना दे। क्योंकि बोट पहले से ही अच्छे प्रोडक्ट के साथ, अच्छी प्राइसिंग के साथ बढ़िया मार्केट लेके बैठा था। कंपनी प्रेशर में तभी आती है जब उसके प्रॉफिट पर लोड आने लगे, और वही काम ये चारों कंपनियां आराम से कर रही थी। चैप्टर नंबर 5, कॉम्पिटिटर्स ने गेम पूरा बदल दिया। एक टाइम था जब बोट के आगे 2-3 ही कंपनियां थी। एक एप्पल हो गया, सोनी, JBL, ये काफी हाई प्राइस में अपना जो भी इनका था प्रोडक्ट वो सेल करती थी। बोट ने वही कम प्राइस में अच्छी क्वालिटी देना स्टार्ट किया। अब उसी अच्छी क्वालिटी को लेते हुए 4 कंपनियां और आ गई मार्केट में। और पॉइंट की बात ये थी कि चारों ही कंपनियां एक ही कस्टमर के लिए लड़ रही थी। अब हम जैसे कस्टमर्स के पास ऑप्शन ही ऑप्शन थे कि अगर बोट हमको 1000 रुपए में ये चीज दे रहा है, तो नॉइज हमको 800 रुपए में दे रहा है, तो मैं 800 रुपए खर्च करूंगा ना। और जब ऑप्शंस बढ़ते हैं तो हर कंपनी को डिस्काउंट के साथ चलना होता है, और डिस्काउंट देना इसका मतलब अपने प्रॉफिट ग्राफ्स को नीचे गिराना। चैप्टर नंबर 6, सबसे बड़ा चैलेंज। अब यहाँ अमन गुप्ता को सिर्फ कॉम्पिटिटर से नहीं लड़ना था, उनको हर साल कस्टमर को कन्विंस भी करना था। नए ईयरफोन्स, नए स्मार्ट वॉचेस या नए प्रोडक्ट सिर्फ बोट से ही खरीदो। और यही काम हर साल और भी मुश्किल होता चला गया, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट चेंज हो रही थी।
फ्यूचर आज हमारे लिए प्रीमियम था, उसके 6 महीने बाद ही उससे भी अच्छा प्रीमियम प्रोडक्ट कोई आ जाता था। इसीलिए इनोवेशन, मार्केटिंग, प्राइसिंग, इन सारों चीजों को लेकर चलना था। अब बात करते हैं कि अब बोट सच में क्रैश हो रही है। का आंसर मैं देना चाहूंगा बिल्कुल नहीं, और यही सबसे मिसअंडरस्टैंडिंग है। बोट आज भी एक अच्छी ब्रांड है वायरलेस ऑडियो के हिसाब से, लेकिन हर सक्सेसफुल कंपनी की तरह इसके सामने भी ग्रोथ हो गया, प्रॉफिट करना हो गया, कंपटीशन आ गया, ये सारे चैलेंज इनके सामने आ रहे हैं। बिजनेस की दुनिया में हर कंपनी का एक गोल्डन पेज होता है और एक टेस्टिंग पेज। अब सवाल ये नहीं है कि बोट खत्म हो रही है या नहीं, सवाल ये है कि अमन गुप्ता उसी ग्रोथ को वापस उसी लेवल पर ला पाएंगे क्या। बोट की स्टोरी, अमन गुप्ता की कंपनी, हम इन दोनों से बहुत कुछ अच्छा लेसन सीख सकते हैं। सिर्फ एक अच्छा प्रोडक्ट बनाना सक्सेस की गारंटी नहीं होती, मार्केट के हिसाब से चलना सक्सेस की गारंटी मानी जाती है। असली गेम यही है कि हर साल मार्केट के हिसाब से खुद को बदलो, क्योंकि बिजनेस का एक ही सिस्टम है, जो बैठ गया वो फिर बैठा ही रह जाएगा। जो भी मार्केट में चैलेंज आता है, जो उसके साथ उसको हराकर अपने पॉइंट को आगे रखेगा, वही मार्केट का किंग रहेगा। अब आप बताओ कमेंट सेक्शन में कि क्या अमन गुप्ता अगले 5 साल में अपनी कंपनी को उसी लेवल पर ला पाएंगे। वीडियो अच्छी लगती है तो भाई लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो। कुछ हाँ, हमने विनीता जी की शुगर कॉस्मेटिक पर भी बात की है, लास्ट वीडियो वही है, देख लेना। बाकी मिलता हूँ एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मैं यश शर्मा, फिटनेस और टेक के लिए हमेशा रहे।